नमस्कार दोस्तों। बीकानेर के पूर्व जिला प्रमुख, पूर्व सांसद, पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी का कल रात को निधन हो गया। रामेश्वर डूडी 25 महीने से ब्रेन हेमरेज के बाद में लगातार डॉक्टरों की निगरानी में थे। उन्हें अगस्त 2023 में जयपुर में अपने निवास पर सुबह के समय ब्रेन हेमरेज हुआ था। उसके बाद उन्हें मंगलम अस्पताल ले जाया गया था, उसके बाद सवाई मानसिंह अस्पताल और उसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट करके मेदांता हॉस्पिटल में दिल्ली ले जाया, गुड़गांव ले जाया गया था। तब से लेकर अब तक वे लगातार कोमा में थे। कई बार उनकी स्वास्थ्य की स्थिति सुधरी, लेकिन इतनी नहीं सुधरी कि वे खड़े हो सकें, वे लोगों से बोल सकें। और रामेश्वर डूडी की राजनीतिक यात्रा में उन्होंने जो कुछ भी किया वह लोगों के लिए अमिट है। वे जिसके साथ रहे दमदारी से साथ रहे, और जिसके साथ रिश्ते बिगड़ गए, किसी बात पर अड़ गए, तो फिर वे रिश्ते बहुत मुश्किल से सुधरे या सुधरे ही नहीं। कुछ किस्से ऐसे ही हैं। उनमें एक किस्सा आप कह सकते हैं, सचिन पायलट के साथ में वे रहे। सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, लेकिन रामेश्वर डूडी नेता प्रतिपक्ष थे। ऐसे में दोनों को साथ काम करने का मौका मिला। लेकिन 2018 के बाद जब विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण का समय था, उस टिकट वितरण के समय रामेश्वर डूडी ने अपने लोगों के लिए जो लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई के दौरान उनके सचिन पायलट के साथ में रिश्ते बिगड़ गए। और रिश्ते इतने बिगड़े कि उसके बाद में वे रिश्ते कभी सामान्य नहीं हो पाए। इसका उदाहरण यह है कि रामेश्वर डूडी ने जब बीकानेर में सम्मेलन किया, किसान सम्मेलन, उस सम्मेलन में राजस्थान के तमाम नेता मौजूद थे, अशोक गहलोत मौजूद थे, बहुत सारे विधायक मौजूद थे, लेकिन सचिन पायलट की गैर मौजूदगी ने इस बात पर मोहर लगा दी थी कि रामेश्वर डूडी की सचिन पायलट से नाराजगी अभी भी दूर नहीं हुई है। और सिर्फ सचिन पायलट की बात नहीं है, अशोक गहलोत के साथ भी उनके रिश्ते बनते बिगड़ते रहे। आपको याद होगा जब आरसीए का चुनाव हो रहा था और वैभव गहलोत की आरसीए में एंट्री हो गई थी। आरसीए में जब वैभव गहलोत की एंट्री हुई तो रामेश्वर डूडी ने भी क्रिकेट के जरिए एंट्री का रास्ता बनाया। उस दौरान उनकी अशोक गहलोत से ना सिर्फ रिश्ते बिगड़े, उन्होंने सीधे कह दिया कि अशोक गहलोत पुत्र मोह में धृतराष्ट्र बन गए। और हालांकि उस समय इस बात के बाद में रामेश्वर डूडी ने वह चुनाव तो नहीं लड़ा, लेकिन रिश्तों में तल्खी जरूर आ गई। और जहां खुद के रिश्ते निभाने की बात थी तो वे राजनीति को साइडलाइन कर देते थे। आपको याद होगा कि जाट मुख्यमंत्री की बातें दबे मुंह तो बहुत सारे जाट नेता करते रहे, लेकिन जाट मुख्यमंत्री के लिए मुखर रूप से जो आवाज उठी वह सिर्फ रामेश्वर डूडी की थी। विद्याधर नगर जयपुर में एक सम्मेलन हुआ था, जाट सम्मेलन। उसमें बहुत सारे नेताओं ने अपनी बात कही, लेकिन घुमा फिरा के कही, लेकिन रामेश्वर डूडी वो नेता थे जिन्होंने साफ कहा कि किसान कौम, जाट कौम जो सर्वाधिक है संख्या में, उसका बेटा उस किसान कौम की मां के पेट से कोख से जन्मा बेटा राजस्थान की नंबर 1 कुर्सी पर बैठेगा, और नंबर 1 की कुर्सी मुख्यमंत्री की होती है। यह भरे मंच से रामेश्वर डूडी ने भाषण दिया था। और यह भाषण देना कोई छोटी बात नहीं होती। जब नेता दूसरी जातियों के नाराजगी को देखते हुए ऐसी बातें सार्वजनिक रूप से कहने से बचते हैं, लेकिन रामेश्वर डूडी ने वह बात कही, और एक बार नहीं कही। उसके बाद जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो फिर वही बात दोहराई कि हां, मैं चाहता हूं कि जो कौम सबसे बड़ी है, जाट वर्ग सबसे बड़ा है, संख्या में सबसे ज्यादा है, वोटर सबसे ज्यादा है, तो वह मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने। और आज जो जातिगत जनगणना की चर्चाएं हो रही है, उन जातिगत जनगणना की चर्चाओं को रामेश्वर डूडी ने उस दौर में कर दिया था 2013 में, और उन्होंने कह दिया था कि हां, जनगणना जातिगत रूप से हो जानी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और पता चल जाए कि कौन सी जाति कितनी ताकत वोटों के रूप में रखती है, और उसके बाद में मुख्यमंत्री पद का फैसला हो जाए। ऐसे में उन्होंने एक बार फिर जाट मुख्यमंत्री की आवाज मुखर की थी।
यह उनके किस्से हैं। उनका एक किस्सा यह भी है कि बीकानेर में धर्मेंद्र लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आए, भाजपा का टिकट लेकर आए। उस दौरान राजस्थान के बड़े बड़े दिग्गज जाट नेता धर्मेंद्र के साथ खड़े हो गए। उस समय सामने रामेश्वर डूडी जब कांग्रेस के टिकट पर बीकानेर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तो लोगों का यह कहना था कि रामेश्वर डूडी धर्मेंद्र के सामने कहां टिकेंगे। और यह बात भी सही थी कि इतना बड़ा फिल्म स्टार, उसके साथ में दो बेटे बॉबी और सनी देओल, जो उस दौर में उनकी फिल्में लगातार चल रही थी और यूथ में उनका क्रेज था और चुनाव में भी वह यूथ उनके पीछे घूम रहा था। उस दौरान तमाम लोगों को यह लग रहा था कि रामेश्वर डूडी और धर्मेंद्र के बीच में जो मुकाबला है वह एक तरफा होगा, धर्मेंद्र बहुत बड़े अंतराल से चुनाव जीतेंगे। लेकिन जो जो चुनाव आगे चलता रहा और जब परिणाम आए तो रामेश्वर डूडी ने लोगों को चौंका दिया। चुनाव वे भले ही हार गए, लेकिन हार जीत का अंतर 50,000 के अंदर आया। यानी कि रामेश्वर डूडी का ये जो अंतर जो उन्होंने पाटा धर्मेंद्र के साथ, उसका एक ही कारण था कि व्यवहार कुशल इतने थे लोगों के अंदर। उनका जो व्यवहारिक पक्ष था इतना भारी था कि धर्मेंद्र को भी चुनाव जीतने में पसीने आ गए। उस समय आ गए जब राजस्थान के बड़े कहलाने वाले जाट नेता धर्मेंद्र के साथ खड़े थे। रामेश्वर डूडी अपने दम पर व्यवहार कुशलता के साथ में वे चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव वे हार गए। लेकिन उनका कॉन्फिडेंस देखिए, चुनाव हारने के बावजूद नेता टूट जाते हैं, लेकिन रामेश्वर डूडी ने कहा कि मुझे 4 दिन और मिल जाते तो मैं धर्मेंद्र को चुनाव हरा देता। यानी कि उनका कॉन्फिडेंस राजनीतिक रूप से नहीं था, ये उनका कॉन्फिडेंस था अपने लोगों पर जिनसे उन्होंने व्यवहार बनाया था और उनके साथ जिनका व्यवहार बन गया। शायद ही कोई व्यक्ति है जिनसे उनका व्यवहार कभी टूटा हो, अगर स्वार्थ कहीं आड़े नहीं आए तो। और मैं खुद अपना एक किस्सा कह सकता हूं कि जब वे नेता प्रतिपक्ष थे तो लगातार मिलना जुलना होता था, क्योंकि हम पत्रकार हैं, वे नेता थे, तो मिलना जुलना बातचीत होती थी। लेकिन उस बातचीत में कब एक व्यवहार इस तरह का घर का जैसा बन गया, उसके बाद में वे चुनाव हार गए। और चुनाव जब वे हार गए तो मिलना जुलना कम हो गया। मिलना जुलना जब कम हो गया तो मेल मुलाकातें जब कम हो जाती है, संपर्क कम हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि नेता भूल जाएंगे। लेकिन 2023 अगस्त में जब कांग्रेस चुनावी तैयारियों में जुट चुकी थी, राजस्थान में मीटिंगों के दौर चल रहे थे। कांग्रेस का जो नया वार रूम अस्पताल रोड पर है, वहां एक मीटिंग थी। मीटिंग से रामेश्वर डूडी बाहर निकल रहे थे, सामने मेरी मुलाकात हो गई। उन्होंने हाथ पकड़ा और कहा कि आजकल मिलते नहीं हो, हमसे दूर जाना चाहते हो क्या? लेकिन हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, भाई हो, भाई का रिश्ता हमेशा रखेंगे। इस तरह का उनका व्यवहार था। और इस घटना के तुरंत बाद में ही 1-2 दिन बाद यह सूचना मिलती है कि रामेश्वर डूडी जी को सुबह सुबह ब्रेन हेमरेज हो गया। ब्रेन हेमरेज के बाद में उन्हें मंगलम हॉस्पिटल, SMS हॉस्पिटल, उसके बाद एयरलिफ्ट करके मेदांता ले जाया गया। लेकिन वहां से लेकर 25 महीनों का यह दर्द भरा दौर उन्होंने शारीरिक रूप से झेला, लेकिन उनके लाखों चाहने वालों ने भी वही दर्द झेला। क्योंकि रामेश्वर डूडी जब लोगों के बीच में होते थे तो माहौल को इतना खुशनुमा रखते थे, इतना व्यवहारिक रखते थे कि कोई उनसे दूर जाना ही नहीं चाहता था। ऐसे नेता ने 25 महीने तक जो पीड़ा भुगती, उनके परिवार ने जो पीड़ा भुगती, उनके चाहने वालों ने जो पीड़ा भुगती, अब रामेश्वर डूडी अपनी अंतिम यात्रा पर चले गए हैं। रामेश्वर डूडी अब लोगों की यादों में रहेंगे, श्रद्धांजलि में रहेंगे, लोगों की आंखों में रहेंगे। लेकिन बहुत अल्पायु में उन्होंने सिर्फ राजनीति में बहुत कुछ नहीं कमाया, बल्कि अपने व्यवहार से जो कमाया वह कमाई यह थी कि जिन अशोक गहलोत को उन्होंने धृतराष्ट्र कहा, वह अशोक गहलोत उनकी अंतिम यात्रा में रामेश्वर डूडी को कंधा देने पहुंचे थे। वे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कंधा देने पहुंचे थे, जिन्हें
रामेश्वर डूडी ने नेता प्रतिपक्ष खुद थे, लेकिन फ्रंट पर हमेशा खेलने के लिए गोविंद सिंह डोटासरा को मौका दिया, और उस मौके को गोविंद सिंह डोटासरा ने बुनाया ही नहीं, बल्कि रामेश्वर डूडी ने उन्हें जो मौका देकर आगे किया, और गोविंद सिंह डोटासरा की वह प्रतिभा सामने आई, वाक चातुर्य उनका सामने आया। उसके लिए रामेश्वर डूडी का बहुत बड़ा योगदान है, जो खुद गोविंद सिंह डोटासरा याद करते हैं। वे गोविंद सिंह डोटासरा उन्हें कंधा देने पहुंचे, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पहुंचे, बहुत सारे नेता पहुंचे, पक्ष विपक्ष के तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। यह बातें बताती हैं कि रामेश्वर डूडी का कम उम्र में जाना, लेकिन व्यक्तित्व उन्होंने इतना विराट कर लिया था उस अल्प आयु में अपनी व्यवहार कुशलता से, कि लोग उन्हें हमेशा याद करते रहेंगे, और हर कोई रामेश्वर डूडी नहीं हो सकता, यह बात लोगों की जुबान पर बार बार आती रहेगी, क्योंकि रामेश्वर डूडी ने कम समय में जो कमाया, कम आयु में जो कमाया, वह हर किसी को नसीब नहीं होता। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।